आज की चर्चा में आप सबका स्वागत है। हमारे सामने आज कुछ स्रोत हैं और हम ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। इसका मकसद तो काफ़ी सीधा और ज़रूरी लगता है कि न्याय आम लोगों तक पहुँचे, खासकर गांव देहात में, उनके दरवाजे तक। बिल्कुल। और ये भी कि कोई सामाजिक या आर्थिक मतलब किसी भी तरह की मजबूरी की वजह से इंसाफ से वंचित ना रह जाए। हाँ, ये कानून असल में ग्रामीण भारत के लिए एक कह सकते हैं एक अलग तरह की न्याय व्यवस्था बनाने की कोशिश है। इसकी जड़ें तो संविधान के अनुच्छेद 39A में है। अच्छा। हाँ, जो कहता है कि सबको न्याय का समान अवसर मिलना चाहिए। तो ये ग्राम न्यायालय उसी सोच को जमीन पर उतारने का एक तरीका है, एक जरिया है। ठीक है, तो चलिए फिर समझते हैं कि ये ग्राम न्यायालय बनते कैसे हैं, कौन बनाता है इन्हें? देखिए, इनको स्थापित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है, लेकिन उन्हें हाईकोर्ट से सलाह मशवरा करना होता है। अच्छा, हाई कोर्ट से पूछना पड़ता है। जी हाँ। और ये आमतौर पर हर ब्लॉक मतलब पंचायत समिति स्तर पर या फिर कभी-कभी कुछ पंचायतों के समूह के लिए एक साथ बनाए जाते हैं। और हाँ, एक बात ध्यान रखने वाली है, ये जो मौजूदा अदालतें हैं, उनके अलावा हैं। अच्छा, ये कोई उनकी जगह नहीं ले रहे हैं? नहीं, उनका बोझ कम करने के लिए हैं। ये कोई पैरेलल सिस्टम नहीं है, बल्कि एक सप्लीमेंट्री मतलब पूरक व्यवस्था है। इनका ऑफिस भी वहीं होता है, उसी पंचायत या ब्लॉक मुख्यालय में, ताकि लोगों को आसानी हो, दूर न जाना पड़े। समझ गया। और इन अदालतों में बैठता कौन है, मतलब जज कौन होता है? उन्हें न्यायाधिकारी कहते हैं शायद। जी, न्यायाधिकारी। इनकी योग्यता वही होती है जो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बनने के लिए चाहिए होती है। ओह, यानी कानून के अच्छे जानकार होते हैं। बिल्कुल। इससे ये पक्का होता है कि फैसला करने वाला व्यक्ति कानून जानता है, अनुभवी है, और अच्छी बात यह है कि नियुक्ति में कोशिश की जाती है कि समाज के अलग-अलग वर्गों को, जैसे SC, ST, महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिले। ये तो बहुत जरूरी है। और इनकी सैलरी वगैरह, सेवा शर्तें? वो भी फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के बराबर ही होती हैं। और एक बहुत बहुत जरूरी सुरक्षा उपाय है इसमें। क्या? कि अगर किसी न्याय अधिकारी का उस मामले में कोई निजी हित है, कोई इंटरेस्ट है, या वो किसी पार्टी से जुड़े हैं, तो वो उस मामले को सुन नहीं सकते। अच्छा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली बात। जी हाँ, हितों का टकराव। ऐसे में वो मामला डिस्ट्रिक्ट या सेशन कोर्ट को भेजना पड़ता है। ये निष्पक्षता के लिए बहुत अहम है। सही बात है। अच्छा, इस कानून की एक सबसे क्या कहूँ, क्रांतिकारी बात शायद ये मोबाइल अदालतें हैं। मतलब अदालत खुद लोगों के पास जा रही हैं। ये कैसे होता है? हाँ, ये वाकई एक बहुत अनूठा पहलू है। एक्ट कहता है कि न्याय अधिकारी को समय समय पर अपने इलाके के गांवों का दौरा करना चाहिए। हाँ, और सुनवाई ऐसी जगह करनी चाहिए जो पार्टियों के घर के पास हो या जहां घटना हुई हो उसके नजदीक हो। सोचिए, जज साहब खुद गांव आ रहे हैं सुनवाई करने। अरे वाह, ये तो कमाल है। इसके लिए कोई इंतजाम भी होता होगा, गाड़ियां वगैरह? बिल्कुल। कानून में साफ लिखा है कि राज्य सरकारें इन मोबाइल कोर्ट्स के लिए गाड़ी और दूसरी जो भी जरूरतें हैं वो सब मुहैया कराएंगी। ये सचमुच में दरवाजे पर न्याय वाली बात को हकीकत बनाने की एक सीधी कोशिश है। लोगों का समय बचता है, पैसा बचता है। बिल्कुल। अच्छा, अब आते हैं मेन मुद्दे पर। ये ग्राम न्यायालय सुनते क्या है, मतलब किस तरह के केस? क्या हर तरह के मामले देख सकते हैं? नहीं, हर तरह के नहीं। इनका दायरा सीमित है, पर बहुत सोच समझ कर तय किया गया है। ये सिविल और क्रिमिनल यानी दीवानी और फौजदारी दोनों तरह के मामले देखते हैं। दोनों? हाँ, दोनों। पर खास तौर पर वो मामले जो गांव की जिंदगी से ज्यादा जुड़े होते हैं। अच्छा, फौजदारी में कैसे मामले आते हैं? देखिए, फौजदारी में मुख्य रूप से वो अपराध आते हैं जो बहुत गंभीर नहीं है, मतलब जिनकी सजा 2 साल से ज्यादा ना हो। जैसे छोटी मोटी चोरी जिसकी कीमत एक्ट में बताई गई सीमा से कम हो, या किसी के घर में बिना इजाजत घुसना, शांति भंग करने के इरादे से गाली गलौज करना, धमकाना, इस तरह के मामले। और साथ ही कुछ खास कानूनों से जुड़े मामले भी ये सुनते हैं, जैसे मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, मतलब मजदूरी ठीक से न मिलना या न्यूनतम मजदूरी से कम देना। अच्छा। या फिर सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट और गुजारा भत्ता, मेंटेनेंस दिलवाने के मामले, ये सब इनके दायरे में आते हैं। और हाँ, राज्य सरकारें चाहें तो अपने कुछ लोकल कानूनों के तहत आने वाले अपराधों को भी इसमें जोड़ सकती हैं। मतलब फोकस उन मामलों पर है जो रोजमर्रा की जिंदगी में ज्यादा उठते हैं, गंभीर अपराधों पर नहीं। और सिविल मामलों में क्या है?
सिविल में भी वही सोच है। ऐसे झगड़े जो गांव देहात में आम होते हैं, जैसे मान लीजिए जमीन खरीदने बेचने का कोई एग्रीमेंट है या साझा चारागाह इस्तेमाल करने का हक है। हाँ, ये तो होते हैं झगड़े। या सिंचाई के पानी के बंटवारे का मसला है, गांव के घर या जमीन पर कब्जे का विवाद है, पानी की नाली या कुएं से पानी लेने के अधिकार का झगड़ा है। जी सर। और इसके अलावा मजदूरी के बकाया पैसे के दावे, छोटे मोटे लेन देन या कोई छोटा मोटा व्यापार है उससे जुड़े मुकदमे। खेती में साझेदारी को लेकर कोई विवाद है? वो भी। और इन सिविल मामलों में पैसों की क्या कोई सीमा है? मतलब कितने रुपए तक के दावे सुने जा सकते हैं? एक्ट में कोई फिक्स्ड रकम नहीं लिखी है। ये सीमा हाईकोर्ट तय करता है राज्य सरकार से सलाह करके, और वो इसे समय समय पर बदल भी सकते हैं। अच्छा, तो जरूरत के हिसाब से बदलाव हो सकता है। जी। और एक और बात, केंद्र और राज्य सरकारें दोनों ही हाईकोर्ट की सलाह से एक्ट की अनुसूचियों शेड्यूल्स में बदलाव कर सकती हैं। मतलब नए तरह के मामले जोड़ सकती हैं या हटा सकती हैं। इससे सिस्टम फ्लेक्सिबल रहता है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि ये अदालतें बनती कैसे हैं और कौन से मामले सुनती हैं। अब ये काम कैसे करती हैं? क्या इनकी प्रक्रिया भी वैसी है जैसे बाकी अदालतों की होती है, लंबी, जटिल? नहीं, यहीं पे ग्राम न्यायालय का एक और खास पहलू है। इनकी प्रक्रिया को जानबूझकर सरल और तेज बनाया गया है। तेज कैसे? फौजदारी मामलों में ये ज्यादातर संक्षिप्त परीक्षण यानी समरी ट्रायल करते हैं। समरी ट्रायल वो क्या होता है? मतलब एक तेज तरीका है छोटे मामलों को निपटाने का। इसमें बहुत लंबी गवाही, एकदम डिटेल में लिखा पढ़ी, वो सब नहीं होता। मामले का जो सार है, जो मुख्य बातें हैं, वो रिकॉर्ड की जाती हैं और फैसला जल्दी सुनाया जाता है। अच्छा। हाँ, लेकिन अगर न्यायाधिकारी को लगता है कि मामला थोड़ा गंभीर है और समरी ट्रायल ठीक नहीं रहेगा, तो वो सामान्य प्रक्रिया भी अपना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा समरी ट्रायल ही होगा। और क्या कोई और तरीका भी है मामलों को जल्दी निपटाने का? वो एक प्ली बार्गेनिंग होती है ना, याचिका सौदाबाजी। हाँ, उसका भी प्रावधान है इसमें। अगर अभियुक्त अपना जुर्म मान लेता है और कम सजा के लिए अर्जी देता है, तो ग्राम न्यायालय उस पर विचार करके मामला खत्म कर सकता है। ये भी समय बचाने का एक तरीका है। ठीक है, सबूत कैसे पेश होते हैं और कार्रवाई की भाषा क्या सब अंग्रेजी में या मुश्किल कानूनी भाषा में होता है? गांव के लोग कैसे समझेंगे? नहीं, यहाँ भी आसानी का ध्यान रखा गया है। एक्ट कहता है कि कार्यवाही और फैसला जहां तक हो सके राज्य की जो आधिकारिक भाषा है उसी में होना चाहिए। ये तो बहुत अच्छा है। हाँ, ताकि आम लोग समझ सकें कि क्या हो रहा है। और सबूतों के मामले में तो काफी लचीलापन है। जो हमारा सामान्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, इंडियन एविडेंस एक्ट, उसके सख्त नियम यहाँ लागू नहीं होते। सच में? तो फिर सबूत कैसे मानते हैं? न्यायाधिकारी किसी भी रिपोर्ट, बयान, दस्तावेज या कोई भी जानकारी को सबूत मान सकते हैं अगर उन्हें लगता है कि वो मामले को समझने और निपटाने में मददगार है, चाहे वो टेक्निकली एविडेंस एक्ट में फिट ना बैठता हो। जी हाँ, भले ही वो तकनीकी रूप से स्वीकार्य न हो। मकसद ये है कि सच्चाई तक जल्दी पहुंचा जाए, न कि नियमों में उलझ कर रह जाए। अरे वाह, ये तो पारंपरिक अदालतों से बहुत अलग है। गवाही दर्ज करने का तरीका भी अलग है क्या? हाँ, वो भी सरल है। गवाह जो बयान दे रहा है उसे शब्दशः लिखने की जरूरत नहीं है। न्यायाधिकारी बस बयान का जो मुख्य सार है, सब्सटेंस, उसे नोट करते हैं या करवाते हैं। फिर उस पर गवाह और न्यायाधिकारी के दस्तखत हो जाते हैं। इससे तो काफी समय बचता होगा। बिल्कुल। और कुछ औपचारिक सबूत जैसे कोई रिपोर्ट वगैरह, वो हल्फनामा यानी एफिडेविट के जरिए भी दिए जा सकते हैं, ताकि गवाह को बार बार अदालत आने की जरूरत ना पड़े। और अगर किसी के पास वकील करने के पैसे ना हो, गरीब आदमी क्या करे? कानूनी मदद मिलती है? हाँ, बिल्कुल मिलती है। जो राज्य की कानूनी सेवा प्राधिकरण है, स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, उसकी जिम्मेदारी है कि वो ऐसे अभियुक्तों के लिए वकील मुहैया कराए। कैसे? नियुक्त करता है। हाँ, अगर शिकायत करने वाला चाहे तो वो अपने खर्चे पर अपना वकील रख सकता है। अच्छा, एक और बात जो इस कानून में दिखती है वो है सुलह समझौते पर बहुत जोर। लगता है सिर्फ फैसला सुनाना ही मकसद नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। खासकर दीवानी मामलों में तो ग्राम न्यायालय की पहली कोशिश यही होनी चाहिए कि दोनों पार्टियों में समझौता हो जाए। कानून कहता है ऐसा करने को? जी हाँ, कानून कहता है कि न्यायालय को इसके लिए प्रयास करना चाहिए, पार्टियों को समझाना चाहिए कि समझौता कर लें। और अगर मान लीजिए सीधे अदालत में बात नहीं बनी तो न्यायालय कार्यवाही रोक सकता है और मामला सुलह करवाने वालों यानी कॉन्सिलिएटर्स को भेज सकता है। कॉन्सिलेटर्स ये कौन होते हैं? इनका एक पैनल होता है
जिसे जिला न्यायालय बनाता है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की सलाह से। इसमें अक्सर गांव के ही सम्मानित लोग, सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं जो निष्पक्ष माने जाते हैं। वो फिर कोशिश करते हैं पार्टियों के बीच समझौता कराने की। ये तो बहुत ही अच्छा तरीका है। इससे शायद गांव में जो आपसी रंजिशें होती हैं वो कम होती होंगी। हाँ, सोच यही है। जमीनी स्तर पर झगड़े निपटाने में समझौते की भूमिका बहुत अहम होती है। इससे मामले जल्दी हल होते हैं, रिश्तों में कड़वाहट कम होती है और जो समाधान निकलता है वो ज्यादा टिकाऊ होता है। ये पारंपरिक कोर्ट की लड़ाई से बहुत अलग है। सही बात है। लेकिन अगर समझौता नहीं हो पाता या किसी पार्टी को ग्राम न्यायालय का फैसला ठीक नहीं लगता, उसे मंजूर नहीं है, तो क्या अपील कर सकते हैं? हाँ, अपील का रास्ता है, लेकिन उसमें भी कुछ सीमाएं लगाई गई है ताकि मामले बेवजह लंबे ना खिंचें। अच्छा, क्या सीमाएं हैं? फौजदारी मामलों में अपील होती है सत्र न्यायालय में, कोर्ट ऑफ सेशन में। लेकिन अगर अभियुक्त ने खुद ही अपना जुर्म कबूल कर लिया था या फिर सजा सिर्फ 1000 रुपए तक का जुर्माना है, तो फिर अपील नहीं हो सकती। और अपील कितने दिन में करनी होती है? फैसले के 30 दिन के अंदर। और सेशन कोर्ट को कोशिश करनी होती है कि 6 महीने में अपील निपटा दे। और क्या सेशन कोर्ट का फैसला फाइनल होता है? जी हाँ, कानून कहता है कि सेशन कोर्ट का फैसला अंतिम होगा। उसके खिलाफ आगे कोई अपील या रिवीजन नहीं हो सकता। हाँ, वो अलग बात है कि संविधान के तहत हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता अनुच्छेद 226-32 हमेशा खुला रहता है, विशेष परिस्थितियों में। ठीक है। और दीवानी मामलों में अपील का क्या सिस्टम है? दीवानी मामलों में अपील होती है जिला न्यायालय में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। यहाँ भी वही 30 दिन की समय सीमा है और 6 महीने में निपटारे का लक्ष्य रखा गया है। इसमें भी कोई शर्तें हैं? हाँ, यहाँ कुछ और शर्तें हैं। पहली, अगर फैसला पार्टियों की आपसी सहमति से हुआ था तो कोई अपील नहीं होगी। ठीक है। दूसरी, अगर मामले का जो मूल्य है, उसकी जो वैल्यू है, वो 1000 रुपए या उससे कम है, तब भी अपील नहीं होगी। अच्छा। और तीसरी, अगर वैल्यू 5000 रुपए तक है तो अपील हो सकती है, लेकिन सिर्फ कानून के किसी सवाल पर, क्वेश्चन ऑफ लॉ, तथ्यों पर बहस नहीं हो सकती। समझ गया। और यहाँ भी जिला कोर्ट का फैसला अंतिम? जी, यहाँ भी जिला न्यायालय का फैसला अंतिम माना जाता है, सिवाय वही अनुच्छेद 226-32 वाले संवैधानिक उपचारों के। इन सीमाओं से तो साफ लगता है कि मकसद यही है कि ज्यादातर मामले स्थानीय स्तर पर ही निपटें और जल्दी निपटें। अच्छा, कुछ और छोटी मोटी मगर जरूरी बातें, जैसे क्या पुलिस वगैरह मदद करती है इन अदालतों की? हाँ, कानून में ये साफ लिखा है कि इलाके के जो पुलिस अधिकारी हैं वो ग्राम न्यायालय की मदद करने के लिए बाध्य हैं। अगर न्यायालय किसी रेवेन्यू ऑफिसर या किसी और सरकारी कर्मचारी को मदद करने का निर्देश देता है तो उन्हें भी करना होगा। इससे आदेश लागू करवाना आसान होता होगा? बिल्कुल। और ये जो न्यायाधिकारी हैं और ग्राम न्यायालय के बाकी कर्मचारी, इन सबको लोक सेवक यानी पब्लिक सर्वेंट माना जाता है। उसका क्या फायदा? फायदा ये कि उन्हें अपना काम करते हुए एक तरह की कानूनी सुरक्षा मिलती है। और आखिर में हाई कोर्ट इन ग्राम न्यायालयों के काम पर नजर रखता है, उनका निरीक्षण करता है। वो समय समय पर किसी सीनियर जज को इनकी वर्किंग देखने और रिपोर्ट देने के लिए भेज सकता है, ताकि क्वालिटी बनी रहे। जी, गुणवत्ता और जवाबदेही दोनों बनी रहें। तो कुल मिलाकर देखें तो ये ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 ग्रामीण भारत में न्याय को ज्यादा सुलभ, सस्ता और तेज बनाने की एक काफी सोची समझी कोशिश लगती है। हाँ, ये मोबाइल कोर्ट, सरल प्रक्रिया, अपनी भाषा में काम और सुलह पर इतना जोर, ये सब बातें इसे जमीनी हकीकत के काफी करीब लाती हैं। बिल्कुल। ये एक तरह से पारंपरिक न्याय व्यवस्था की जो थोड़ी सख्ती है और जो गांव की जरूरतें हैं, उनके बीच एक संतुलन बनाने का प्रयास है। आप देखिए, एक तरफ न्यायिक क्षमता का ध्यान रखा है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की योग्यता, तो दूसरी तरफ प्रक्रिया को लचीला बनाया है, समरी ट्रायल, सबूत के नियमों में ढील और अपील को सीमित करके कोशिश की है कि मामले स्थानीय स्तर पर ही फाइनल हो जाएं। दरवाजे पर न्याय, और वो भी ऐसा जो गांव की जरूरतों को समझे। सुनने में तो ये वाकई एक अच्छी संरचना लगती है। हाँ है तो, लेकिन यहाँ एक सवाल सोचने वाला है। क्या ये जो प्रक्रिया को सरल किया गया है, जो स्पीड और पहुंच बढ़ाने के लिए जरूरी भी है, क्या ये कभी-कभी न्याय की गहराई या निष्पक्षता से समझौता तो नहीं करता? ये एक चिंता हो सकती है, खासकर जब गांव के थोड़े पेचीदा झगड़े हों। तो ये जो संतुलन है, स्पीड और पहुंच बनाम न्याय की गुणवत्ता और निष्पक्षता, इसी संतुलन को साधना मुझे लगता है इन अदालतों की असली चुनौती भी है और उनकी सफलता की कसौटी भी।
और व्यवहार में ये कितना हो पाता है, ये देखने वाली बात है। बिल्कुल सही। ये एक अहम सवाल है जिस पर गौर करना होगा। खैर, इस गहन चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। हम जल्द ही कुछ और ज्ञानवर्धक स्रोतों पर ऐसी ही बातचीत के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।